जिस इंसान के पास धैर्य होता है वह जो चाहे वो पा सकता है। हर क्षेत्र में हर काम के अंदर धीरज रखना थोड़ा सा आवश्यक होता है। कभी कभी समय पर चीज़ नहीं मिलती है तो आपको धैर्य रखना चाहिए और लगातार पुनः प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी है व्याख्यात्मक रूप से गत परीक्षा में आए हुए सवाल और कुछ नए। 38 नंबर वीडियो है। इससे पहले के 37 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर 7,900 लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह है जो डालता रहता हूँ, ठीक है। और भी ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर आप करते रहा करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। पहला सवाल है कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकरी है जो स्वीकार करते थे। ये कौन? शुक्ल जी की दुर्बलता ये थी, ये बताते हैं। तो ये कथन किसका, ये कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? कौन कहते हैं ये बात? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साहब सी, गणपति चंद्र गुप्त साहब कहते हैं कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह है कि वो भारत का जो हर कवि है उसको तुलसी की कसौटी पर कसते हैं और हर पात्र को राम के आदर्श पर फिर बाद में स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं गणपति चंद्र गुप्त साहब। अब गुप्त साहब के विषय में आप जानते ही हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी लिखा। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस बात से आप भली भांति अवगत हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है और 2 भागों में था ये, ठीक है। कितने भागों में प्रकाशित करवाया इसको? 2 भागों में। भाग पूछ ले तो 2 ध्यान में रखिएगा आप। अगला सवाल है अपना, बहुत आसान है और बहुत बार पूछा गया, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन की वजह से ये सवाल मैंने शामिल किया है क्योंकि कईयों को हो सकता आ भी नहीं रहा हो। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने, विजयपाल सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो बहुत लोगों को पता होगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्ल। शुक्ल महोदय कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशवदास को, ठीक बात। और ये अपने केशवदास की रचनाओं की हम बात करें तो रसिक प्रिया प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? रसिक प्रिया। इसके साथ ही हम बात करें इनकी और रचनाओं की तो रामचंद्रिका। कल मैंने इनका सवाल भी पूछा था आपको वीडियो के आखिर में कि रामचंद्रिका के रचनाकार को ने 4 विकल्प दिए थे। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रतन बावनी। रतन बावनी, विज्ञान गीता और एक प्रसिद्ध और रचना इनकी और वो पूछी जाती है जहांगीर जस चंद्रिका। इसका भी आप ध्यान में रखना, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं होगी। नख शिख भी देखने को मिलती है। अगला सवाल है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सी रचना है जो इनमें से प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी या फिर विनय पत्रिका? बताइए साहब, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा साहब डी, रामचरितमानस और पद्मावत और कामायनी। ये सभी के सभी तीनों क्या है? प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं, जबकि विनय पत्रिका जो है ये गीति काव्य है। क्या है? विनय पत्रिका क्या है? गीति काव्य है और बाकी तीनों क्या है? प्रबंध काव्य है, ठीक बात। और इनके रचनाकारों की बात करें, रामचरितमानस के कौन हैं? बाबा तुलसी हैं, सबको पता है। पद्मावत के जायसी हैं, सबको पता है। कामायनी के अपने जयशंकर
प्रसाद साहब हैं। ठीक बात। अगला सवाल है तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में। कल मैंने इनको बताया था आपको ब्रज में कौन सी है, अवधि में कौन सी है। तो तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला, नहचू, बरवे रामायण। आसान है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। गीतावली जो है क्या ब्रज में है, बाकी सारे क्या है अवधि में है। पार्वती मंगल, रामलला, नहचूर, बरवे रामायण। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया है। किसने साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी घोषित किया। केशव दास ने, रामानंद ने, सूरदास ने या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उत्तर हो जाएगा डी। तुलसीदास जी ने साहित्य को सुर सरिसम है जो कहा है। रामचरितमानस जो उसके बालकांड में लिखा गया है, किसमें, रामचरितमानस के, ध्यान में रखना इसीलिए इस सवाल को शामिल है। रामचरितमानस का जो बालकांड है, बालकांड में पंक्ति आती है, क्या आती, कीर्ति भनिति भूति भली सोई और सुर सरिसम सब कह हित होई। यह पंक्ति आती है रामचरितमानस के बालकांड में। ठीक बात। इसलिए साहित्य को सुर सरिसम है जो सबका हितकारी बताया गया है। अगला सवाल, कल वाली सीरीज अच्छे से देखिए तो इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। विनय पत्रिका, जब देखिए एक ही विनय पत्रिका, लेकिन इस एक से भी कई सारे सवाल बन जाते हैं। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में की जाती है। कौन सा जो विकल्प वो सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा साहब क्या, पहला विकल्प ही ए यहाँ पर है जो कथन सही नहीं है। अब एक कथन सही क्यों नहीं है, 270 पद दे रखे हैं, जबकि विनय पत्रिका में कल वाले में मैंने सवाल शामिल किया था 279 पद है जो विनय पत्रिका में है। बाकी की सारी ठीक। और विनय पत्रिका को भक्तों का कंठहार भी कहा जाता है। विनय पत्रिका को क्या कहा जाता है, भक्तों का कंठहार भी। ये भी ध्यान में रखना आप, कंठहार भी, ये सवाल भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी वंदना की जाती है, ब्रज भाषा में है और आत्मनिवेदन परक गीति काव्य में है ये। तो विनय पत्रिका क्या है, एक आत्मनिवेदन परक गीति काव्य, आत्मनिवेदन परक। इस विशेषता को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और जिन्होंने 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी वो देख लीजिएगा अपने कहानी लेखन, ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए वीडियो आज डाला था मैंने। अगला सवाल है तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है, बताइए साहब, गीत पद्धति में लिखा गया है, सवैया छंद में, छप्पई और कवित पद्धति में या फिर दोहा चौपाई छंद में। आसान है ये तो। उत्तर हो जाएगा क्या, डी, दोहा चौपाई छंद में है जो लिखा गया है। ठीक है। इसमें देखने को मिलता है क्या, 1074 दोहा मिलते हैं भक्ति रस वाले अपने बढ़िया से। ठीक है। कांड की बात आए तो 7 कांड मिलते हैं और कल इनके नाम है जो मैंने आपको विधिवत रूप से बताए थे। प्रबंध काव्य है, ऊपर वाले सवाल में आ गई थी बात, प्रबंध काव्य है। और भाषा की बात की जाए तो अवधि है। देखिए कांड पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार का ये पूछा जा सकता है, भाषा पूछी जा सकती है, दोहे भी पूछ सकते हैं, हालांकि ये तो आया नहीं है। ठीक है। जो रचना है वो संवत, पहले भी मैंने बताया था फिर याद करवा रहा हूँ, संवत 1631 में है जो चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को होती है। रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। ठीक बात। और जो अपने कवित्व और जो छप्पई हैं, कवित्व और जो छप्पई है, इनके अंदर कवितावली जो है वो मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। कवित्व और छप्पई पद्धति में कवितावली मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में है जो लिखा गया। ठीक बात। अगला सवाल, सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं, सब बता दोगे आप। सुंदरकांड सुनते भी होंगे, करवाए भी होंगे घर पे सुंदरकांड के पाठ। हनुमान, भरत, लक्ष्मण, कैकेयी। तो यहाँ पर प्रमुख पात्र हो जाएंगे
हनुमान जी। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन है? हनुमान जी है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, सुंदरकांड में हनुमान जी का तो गौरव गाथा का वर्णन है ही, मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड भी कहा गया है। जो सुंदरकांड है इसको रोग मुक्ति का कांड भी है जो कहा गया है। ठीक, चलिए, तो ये थे आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक ज़रूर करें, आप सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर भी करें। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 7900 से अधिक लोग जुड़े हैं। यहाँ पर भी सवाल सोचना डालता हूँ। पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं। यकीनन आपको कुछ यहाँ से नई ऊर्जा मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।